हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। देखें, अपन पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस कर लिया था रीट के हमारे फिजिक्स के सिलेबस को। आज अपन अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है वो है बल एवं गति। कौन सा है? बल एवं गति। इस चैप्टर को हम आज शुरू कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास टोटल 3 टॉपिक थे, 3 चैप्टर है हमारे पास, जिसमें पहला टॉपिक हमारे पास है बल एवं गति, दूसरा चैप्टर है हमारे पास ऊष्मा तथा ऊर्जा, और तीसरा जो चैप्टर है वो है हमारे पास प्रकाश तथा ध्वनि। ये 3 चैप्टरों को हमारे रीट के सेकेंड लेवल जो साइंस मैथ्स का जो आपके पोर्शन है उसमें फिजिक्स वाले पोर्शन में आपको ये 3 चैप्टर क्लियर करने हैं, और इससे रिलेटेड हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर की, जिसमें हमारे पास है बल और गति, दोनों को दिया गया है। हम दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें बल की। बल जिसे आप कहते हैं फोर्स। बल क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बल की, कि बल किसे कहते हैं। तो देखें, आप बहुत साधारणतया आप 9th क्लास से बिल्कुल पढ़ते आ रहे हैं कि बल किसे कहते हैं। यदि अपन 9th क्लास की परिभाषा को देखें तो बल कहलाता है कि किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना। किसी वस्तु को यदि आप पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, पुश करना मतलब आप धक्का देना और पुल करना मतलब खींचना। ये कई बार व्यक्ति के कंफ्यूजन रहता है कि पुश और पुल जो है वो क्या होता है। उसको पता होता है कि पुश का मतलब धक्का देना होता है और पुल का मतलब खींचना होता है, लेकिन कई बार जब वो शॉपिंग मॉल में या कहीं बड़े आपके मॉल में जाता है तो आपके उसके ऊपर लिखा हुआ होता है गेट पे कि पुश इनसाइड या आपके पुश आउटसाइड, इस टाइप से पुश और पुल लिखा हुआ होता है। फिर भी वो सोचता है वहां जाके कि अंदर जाएगा या बाहर आएगा। तो ये स्थिति जनरली होती है, क्यों? उस समय अपना जो आपके सेंस ऑफ ह्यूमर है वो आपके काम इतना नहीं कर पाता है। हमें ध्यान होता है कि पुश और पुल का मतलब क्या है, लेकिन फिर भी अपन वहां जाके गेट को आगे पीछे करके देखते हैं कि आगे करेंगे या पीछे करें, क्या करें। तो पुश और पुल करना किसी ऑब्जेक्ट को, वो आपके क्या कहलाता है? बल कहलाता है, फोर्स कहलाता है। किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना, ये बहुत सिंपल परिभाषा है। किसी वस्तु को क्या करना? खींचना या धक्का देना। देखिए, बिल्कुल सिंपल परिभाषा अपन क्या कहेंगे? किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना, ये आपके क्या कहलाता है? बल कहलाता है। खींचना को हम कहते हैं पुल और धक्का देना उसको कहते हैं पुश। तो पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल परिभाषा। अब यदि अपन बल को वास्तविक तौर पे देखें तो आपने देखिए किसी वस्तु को खींचा है या धक्का दिया है तो उससे हुआ क्या? तो उससे ये हुआ कि जो वस्तु है उसकी स्थिति में बदलाव आ गया, जो उसकी अवस्था थी उसमें बदलाव आ गया। उसकी अवस्था कैसी थी? वो स्थिर अवस्था में थी या गतिशील अवस्था में थी? किस अवस्था में है? उस अवस्था में उसके क्या आ रहा है? बदलाव आ रहा है। मान लीजिए कोई साइकिल के ऊपर बैठा हुआ है और आप अचानक से उसको धक्का दे दें तो जो साइकिल स्थिर थी वो अब किस में हो गई है? गतिशील अवस्था में हो गई है। या कोई साइकिल चल रही है, अपन उसको खींच लें तो वो गतिशील थी, वो किस में आ गई? स्थिर अवस्था में आ गई। तो कहने का मतलब बल क्या हुआ? एक कारक के तौर पे हो गया। किस तौर पे हो गया? कारक के तौर पे। कि बल एक ऐसा कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है। अवस्था को परिवर्तित करने का मतलब उसको स्थिर से गतिशील बना सकता है या गतिशील से स्थिर बना सकता है। क्या कहेंगे अपन? वह कारक जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दें। देखिए, बल क्या है? वह कारक जो वस्तु की क्या कर दें? अवस्था में परिवर्तन कर दें। अब अवस्था में परिवर्तन हमारे पास 2 प्रकार से हो सकता है इसमें, या तो स्थिर से गतिशील बना दें, या तो वो क्या कर दें? स्थिर से उसको गतिशील बना दें, या फिर आपके वो गतिशील से किस में कन्वर्ट कर दें? स्थिर में कन्वर्ट कर दें। तो ये दोनों अवस्थाएं हो सकती हैं। तो देखिए,
बल वह कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे। अब परिवर्तन हमारे पास या तो स्थिर से गतिशील हो जाएगा या गतिशील से स्थिर हो जाएगा। और हमारे पास बल की क्या परिभाषा होगी तो उसको भी अपन डिस्कस करते हैं। यहां पे देखिए, और हमारे पास जैसे परिभाषा आ रही है इसकी, तो बल वह कारक है जो किसी गतिशील वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर दें, दिशा को परिवर्तित कर दें। देखिए, बल वो कारक है जो किसी गतिशील वस्तु की, जो वस्तु गति कर रही है, उसकी दिशा को क्या कर सकता है, वो बदलाव ला सकता है। वस्तु की यदि दिशा में बदलाव ले आना है तो आप एक कारक का उपयोग करेंगे और वो कारक क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा। अब दिशा, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु किस दिशा में चल रही है, आप यदि उस पर अचानक से बल लगा दें तो उसकी दिशा में क्या आ सकता है, बदलाव आ सकता है। तो हमारे पास देखिए बिल्कुल सिंपल परिभाषा क्या थी, किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। दूसरी परिभाषा आ गई, वह कारक जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर दे। अब अवस्था को परिवर्तित में हमारे पास दो स्थितियां बन सकती है, स्थिर से गतिशील बना सकते हैं या गतिशील वस्तु को स्थिर बना सकते हैं। और तीसरी हमारे पास इसी में परिभाषा क्या आ रही है कि वह कारक जो गतिशील वस्तु की क्या कर दें, दिशा को परिवर्तित कर दें, उसको हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बल कहेंगे। फिर अब आप इसकी यदि और अपन परिभाषा देखें तो हमारे पास क्या आएगी, तो हमारे पास इसकी एक और परिभाषा आ रही है, वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल, त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है, बल कहलाता है। देखिए, वस्तु का जो द्रव्यमान है और त्वरण है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन होना समय के सापेक्ष। समय के सापेक्ष यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है तो आप उसको क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। जैसे अपने बाइक में आपको पता होगा एक्सीलेटर आता है, कारों में भी एक्सीलेटर आता है। तो उस एक्सीलेटर का काम क्या है कि जो आपके पास कार या बाइक है उसके वेग में समय के साथ क्या ले आना, परिवर्तन ले आना। मान लीजिए आपकी बाइक चल रही है और आप अचानक से उस एक्सीलेटर को और तेज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जो वेग था वो और आपके बढ़ जाएगा। तो वेग बढ़ गया, समय के साथ वेग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। या आप एक्सीलेटर को छोड़ देते हैं तो अब आपके धीरे धीरे वेग में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो वेग कम हो रहा है समय के साथ। तो समय के साथ यदि वेग में परिवर्तन आ रहा है तो उस राशि को हम कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं, त्वरण। और द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है, बल कहलाता है। क्या कहलाता है, बल। ये हमारे पास एक और परिभाषा इसकी बनती है। एक और परिभाषा इसकी यदि अपन देखें तो हमारे पास एक और परिभाषा बनेगी, और वो परिभाषा क्या है, तो वो परिभाषा भी आप देख लीजिए। वस्तु के रेखीय संवेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर बल कहलाती है। देखिए, ये भी हमारे पास एक परिभाषा बन रही है। क्या बन रही है, वस्तु के रेखीय संवेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर। जो वस्तु है उसके रेखीय संवेग, रेखीय संवेग क्या होता है आपको पता ही है। रेखीय संवेग होता है हमारे पास P बराबर mv। आपने नाम सुना होगा रेखीय संवेग का। क्या होता है, P बराबर m इंटू v। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, रेखीय संवेग कहलाता है। तो रेखीय संवेग में जो समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर आ रही है वो भी आपके क्या कहलाती है, बल कहलाती है। क्या कहलाती है, बल। तो ये हमारे पास कुछ परिभाषाएं आ रही हैं किसकी, बल की। पहली परिभाषा हमने बहुत सामान्य परिभाषा जिसको अपन कहते हैं वो क्या है, किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। दूसरी परिभाषा आ जाती है कि वह कारक जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर दें, क्या कर दें, वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर दें, वो आपके क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा। फिर आप देखें तीसरी परिभाषा हमारे पास क्या है, वह कारक जो किसी गतिशील वस्तु
की दिशा को परिवर्तित कर दें। चौथी परिभाषा हमारे पास आ जाएगी, वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? बल कहलाता है। और पांचवी परिभाषा आप देखेंगे तो हमारे पास आएगी, वस्तु के रेखीय संवेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो आपके कहलाती है बल कहलाती है। ये हमारे पास बिल्कुल बल की परिभाषाएं हैं। आप देखेंगे कि बल की परिभाषाएं क्या है, तो ये हमारे पास कुछ परिभाषाएं हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जल्दी से। क्लियर है? अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे बढ़ेंगे तो आप देखें कि हमारे पास दो परिभाषाएं और बनती हैं। वो परिभाषाएं कौन सी है उसके बारे में देखते हैं। तो बल की यदि आपको कहा जाए, बल की दो परिभाषाएं कौन सी है? एक तो है गुणात्मक परिभाषा और एक हमारे पास परिभाषा होती है बल की गणनात्मक परिभाषा। बल की गणनात्मक परिभाषा। दो प्रकार की हमारे पास और परिभाषाएं इसमें बनती हैं, बल की गणनात्मक और गुणात्मक परिभाषा। कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, बल की गुणात्मक परिभाषा कौन प्रदर्शित करता है, बल की गणनात्मक परिभाषा कौन प्रदर्शित कर सकता है। तो आपके पास जैसे यदि ये पूछा जाए कि बल की गुणात्मक परिभाषा कौन प्रदर्शित करता है, तो अपन वहां पे कहेंगे, हम क्या कहेंगे कि जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है, प्रथम नियम, फर्स्ट नियम जो है, वो किसको प्रदर्शित करता है? तो वो प्रदर्शित करता है किसको? गुणात्मक परिभाषा को। अब न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है, अभी आगे चल के अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो बल की गुणात्मक परिभाषा यदि आपसे ऐसा पूछा जाए, देखिए आपके पास एक सवाल आया कि बल की निम्न में से गुणात्मक परिभाषा प्रदर्शित करता है, और ऑप्शन में आया न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम और न्यूटन की गति का चतुर्थ अपने, या इनमें से कोई नहीं। तीन नियम ही है, चौथा आपके पास आ गया, इसमें से कोई नहीं। तो आप उसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? तो आप चूज करेंगे न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसे हम और क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। तो ये नियम आपके क्या करता है? गुणात्मक परिभाषा देता है। हमें क्या करेगा? बल की गुणात्मक परिभाषा क्या होगी? तो वो आपके कौन देगा? न्यूटन की गति का पहला नियम। और दूसरा नियम क्या देगा? तो न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है, गति का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, जिसको आप रेखीय संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। अब ये जो आपके पास नियम है, द्वितीय नियम, ये कौन सी परिभाषा देता है? तो ये देता है गणनात्मक परिभाषा। क्योंकि इससे आपको पता हो तो हमारे पास F बराबर ma जो सूत्र बना है, जिसे अपन F बराबर क्या कहते हैं? ma। बल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये आपके कौन देता है? तो ये देता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम, जिसको अपन रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। वो आपके बल की कौन सी परिभाषा देता है? तो वो देता है गणनात्मक परिभाषा। तो ये भी आपके पास ध्यान रखना है कि गुणात्मक परिभाषा कौन सा नियम देगा और गणनात्मक परिभाषा कौन सा नियम देगा। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले इसमें बात करते हैं, देखिए बल की बात कर रहे हैं, तो बल के लिए आपको एक वैज्ञानिक का नाम याद ही रखना ही है, जिसका नाम क्या है? न्यूटन। पूरा नाम यदि आपसे पूछा जाए तो पूरा नाम क्या होता है? सर आइजक न्यूटन। क्या होता है? सर आइजक न्यूटन। ये इसका पूरा नाम हो गया, बल अपने न्यूटन का, जिसने बल की व्याख्या की है, इसीलिए इसको फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है। तो न्यूटन जो है, जिसका नाम सर आइजक न्यूटन है, उसने गति के नियम प्रतिपादित किए हैं। क्या किए हैं? गति के नियम प्रतिपादित किए हैं। अब गति के नियम अलग हैं और समीकरण अलग हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। गति के नियम आपके 3 है और समीकरण भी 3 है, लेकिन समीकरण अलग चीज है। देखो गति के समीकरण यदि आपसे पूछें तो गति के समीकरण आपके पास 3 बनते हैं।
वो आगे अपन गति में जाके डिस्कस करेंगे। पहला समीकरण होता है हमारे पास v बराबर u प्लस at। दूसरा समीकरण होता है हमारे पास s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। ये गति के समीकरण है। क्या है? गति के समीकरण। लेकिन गति के जो नियम हैं वो किसने दिए हैं? तो वो दिए हैं न्यूटन ने। किसने दिए हैं? न्यूटन ने। कौन कौन से नियम है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पहला नियम है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, फर्स्ट नियम, प्रथम नियम। अब प्रथम नियम जो है उसको हम और क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। दूसरा नियम हमारे पास कौन सा है? तो दूसरा नियम है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। कौन सा है? न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। और द्वितीय नियम को हम कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। संवेग कौन सा? रेखीय संवेग, संवेग संरक्षण का नियम। और तीसरा नियम जो हमारे पास आ रहा है वो है आपके पास तृतीय नियम, या जिसको अपन नाम देते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। देखिए, बल की परिभाषा जब आप देख रहे हैं, जब आप बल की व्याख्या कर रहे हैं, तो न्यूटन की गति का नियमों का आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये हमारे पास 3 नियम हैं। किसने दिए हैं? न्यूटन ने दिए हैं। और ये जो नियमों का प्रतिपादन है वो आपके एक बुक में कर रखा है, और उस बुक का नाम है, क्या नाम है बुक का? प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका। ये एक बुक का नाम है प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका, जिसमें इन गति के नियमों की व्याख्या की गई है। यदि आपसे पूछा जाए न्यूटन की कौन सी वह बुक है जिसमें गति के नियमों की व्याख्या करी है, तो आपके पास एक बुक का नाम आएगा प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका। उसमें इन 3 नियमों की व्याख्या की गई है, जिसमें अपन प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, द्वितीय नियम को रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, और तृतीय नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्लियर है बेटा? अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास देखिए, जो बल है, जो अपन ने बात कर रहे हैं बल की। देखिए, बल जो है उसमें पहला नियम जो है वो क्या कहता है? तो पहला नियम कहता है कि जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, देखिए, जड़त्व के नियम को पढ़ने से पहले जड़त्व क्या होता है उसके बारे में भी अपन जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं जड़त्व की। जड़त्व क्या होता है? अब आपसे यदि पूछा जाए कि क्या जड़त्व एक भौतिक राशि है, तो आप कहेंगे नहीं, जड़त्व भौतिक राशि नहीं है। जड़त्व क्या है? वस्तुओं का अंतर्निहित गुण होता है। यदि आपसे कहा जाए तो अपन क्या कहेंगे? जड़त्व वस्तुओं का अंतर्निहित गुण है। अंतर्निहित गुण है। वस्तुओं का कैसा गुण है? तो आपके पास है अंतर्निहित गुण, जो किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि आपके वस्तु अधिक द्रव्यमान है उसका, तो आपके उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा। यदि कम द्रव्यमान की वस्तु है तो उसका जड़त्व भी कम होगा। और अपन बात करें इसमें, तो जड़त्व है क्या? तो जड़त्व वह गुण है, वह गुण है जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। किसका? अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो ये चाहती है कि वो स्थिर अवस्था में ही बनी रहे। यदि वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो ये चाहेगी कि वो गतिशील अवस्था में ही बनी रहे। तो ये जो गुण आता है ये वो कहलाता है आपके जड़त्व, जो अवस्था परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। वो जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहने का प्रयास करता है।
लेकिन वो कब तक प्रयास करेगा, जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाते हैं। बाह्य बल लगाएंगे तो उसकी अवस्था में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। क्यों? क्योंकि बल वो कारक है जो वस्तु की क्या करता है, अवस्था को परिवर्तित करता है। तो ये हमारे पास जैसे इसमें क्या आ गया, जड़त्व। अब यदि ये पूछा जाए जड़त्व कितने प्रकार का होता है, तो यदि अपन जड़त्व के प्रकार की बात करें तो आप देखेंगे जड़त्व हमारे पास 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। जड़त्व के प्रकार, यदि आपसे जड़त्व के प्रकार पूछे जाएं कि जड़त्व कितने प्रकार का होता है, तो अपन कहेंगे 3 प्रकार का। कौन कौन से? एक होता है स्थिर अवस्था का जड़त्व। किसका? स्थिर अवस्था का जड़त्व। दूसरा होता है हमारे पास गतिशील अवस्था का जड़त्व। किसका? गतिशील अवस्था का जड़त्व। और तीसरा होता है हमारे पास दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व। 3 प्रकार का आपके पास जड़त्व होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको अपन कहते हैं वो आपके क्या है, जड़त्व। सॉरी, इनर्शिया जिसको अपन कहेंगे वो आपके क्या होगा, जड़त्व होगा। स्थिर अवस्था का जड़त्व, इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट। गतिशील अवस्था का जड़त्व, इनर्शिया ड्यू टू मोशन। और दिशा का जड़त्व आपके इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन। अब आप देखें क्या होता है स्थिर अवस्था का जड़त्व। जैसे मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए अपन एक यात्री हैं और किसी बस में जाके बैठ गए। बस स्टैंड पे बस खड़ी है और बस में जाके आराम से बैठ गए। अभी बस स्थिर है, हमारा शरीर भी उसके साथ स्थिर है। ड्राइवर आया और अचानक से उस बस को तेजी से शुरू कर दी। जैसे फर्स्ट गियर में डाल के उसने तेजी से स्टार्ट कर दी तो एकदम से अपन पीछे की ओर क्या करेंगे, धक्का महसूस करेंगे। तो ये जो धक्का लगा है ये किस वजह से लगा है, तो ये लगा है स्थिर अवस्था में जड़त्व की वजह से। देखिए बस स्थिर थी, हमारा शरीर उसके साथ स्थिर था, लेकिन जैसे ही बस गतिशील हुई हमारा शरीर अभी भी ये चाहता है कि मैं जिस अवस्था में हूँ उसी अवस्था में रहने का प्रयास करूं। तो हमारा शरीर किस अवस्था में है, स्थिर अवस्था में। बस ने गति करी लेकिन हमारा शरीर उसी अवस्था में रहने का प्रयास करेगा, इसलिए किस तरफ आपके धक्का लगेगा, पीछे की तरफ अपन क्या करते हैं, धक्का अनुभव करते हैं। ये चीज़ आपको पता हो तो शादी ब्याह में ज़्यादा होती है। जैसे जो दूल्हा है यदि वो उसको घोड़ी पे बैठने का एक्सपीरियंस नहीं हो तो क्या होता है कि जैसे ही बैठा और घोड़ी अचानक से गति करना शुरू करती है तो कई बार दूल्हा नीचे गिर जाता है। ये आपके घटनाएं जो है वो देखने को मिलती है कई बार कि दूल्हा नीचे पड़ गो। तो ये जो स्थिति आई है ये किस वजह से आई है, ये भी आपके स्थिर अवस्था में जड़त्व की वजह से आई है कि आपकी जो घोड़ी थी वो स्थिर थी, उस पर बैठा दूल्हा भी स्थिर था। अब घोड़ी ने अचानक से गति कर ली लेकिन दूल्हा अभी भी स्थिर अवस्था में रहने का प्रयास करेगा, इस वजह से क्या हो जाता है, नीचे की तरफ गिर जाता है। और भी अपन देखें इसके तो हमारे जैसे जो कंबल वगैरह होती हैं या चादर वगैरह जो होती हैं उसको अपन क्या करते हैं, सुबह झटकते हैं। क्यों झटकते हैं, ताकि उस पर जो धूल मिट्टी के कण हैं वो उससे क्या हो जाए, अलग हो जाए। झटकने पे क्या होगा, हमने गति किसको दी, कंबल या चादर को गति दी। उसमें जो लगे हुए आपके जो धूल या मिट्टी के कण हैं वो अभी भी स्थिर अवस्था में रहने का प्रयास करते हैं, इस वजह से उसमें से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। आप छोटी क्लासों में आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा, एक गिलास लिया और उस गिलास पे एक कार्डबोर्ड रखें और उस कार्डबोर्ड पे एक सिक्का रख देते हैं। फिर आप उस कार्डबोर्ड को धक्का दे दीजिए। कार्डबोर्ड को जैसे ही धक्का देंगे तो सिक्का उस गिलास के अंदर क्या हो जाता है, गिर जाता है। ये भी किसको प्रदर्शित करेगा, स्थिर अवस्था के जड़त्व को प्रदर्शित करेगा। यदि मान लीजिए आप किसी पेड़ की डाली को हिलाते हैं तो उस पेड़ की डाली पे जो लगे हुए जो फल फूल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट टूट के नीचे गिर जाते हैं। आप छोटे होंगे उस समय कई आपने फ्रूट्स वगैरह तोड़े होंगे तो क्या करते हैं, जाके डाली को हिलाएंगे। डाली को हिलाने से डाली को तो गति मिल गई लेकिन उस पर जो लगे हुए फल फूल है उनको अभी तक गति नहीं मिली, मतलब वो भी अभी किस अवस्था में रहने का प्रयास कर रहे हैं, स्थिर अवस्था में रहने का प्रयास कर रहे हैं। इस वजह से वो उससे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या स्पष्ट कर रही है कि वस्तु यदि स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में बने रहने का प्रयास करेगी। कब तक, जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। इस गुण को हम क्या कहते हैं, स्थिर अवस्था का जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्थिर अवस्था का जड़त्व। क्लियर है। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास गतिशील अवस्था का जड़त्व। अब गतिशील अवस्था का जड़त्व क्या होता है, तो इसकी अपन बात करें तो अपन कहेंगे वस्तु गतिशील अवस्था में है
तो वह गतिशील अवस्था में बने रहने का प्रयास करेगी। कब तक? जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जो हमारी बस स्टार्ट हो गई थी और जो जिसमें हमने पीछे की ओर धक्का अनुभव किया था, अब वो बस चल रही है हाईवे पे, बहुत स्पीड से चल रही है। मान लीजिए 100 की स्पीड पे वो बस चल रही है। अब अचानक से उस हाईवे पे मान लीजिए गाय आ जाए। गाय आती है, आपके देखते हैं कि कई बार एक्सीडेंट होते हैं ऐसे। अब अपन ने ड्राइवर ने क्या किया, एकदम से ब्रेक दबाए। अब एकदम से ब्रेक दबाए तो क्या हुआ, हम एकदम से आगे की तरफ क्या करते हैं, धक्का अनुभव करते हैं। कईयों के आगे वाली सीट से टकराट हो जाती है, कई लोग खड़े हैं वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। तो ये चीज़ क्यों होती है? आप देखते हैं कई बार भयंकर एक्सीडेंट होता है तो उसमें लोग जो हैं वो गाड़ी में से कांच तोड़ के बाहर आ जाते हैं। तो ये जो स्थिति है ये किस वजह से हो रही है? गतिशील अवस्था के जड़त्व की वजह से हो रही है। बस गतिशील थी, हमारा शरीर उसके साथ गतिशील था। अब बस ने तो क्या कर दिए, ब्रेक लगा के वो स्थिर अवस्था में आ गई, लेकिन हमारा शरीर अभी भी स्थिर अवस्था में नहीं आया। तो इस वजह से क्या हुआ, हम आगे की तरफ धक्का अनुभव करते हैं। इसीलिए इस चीज़ों से बचने के लिए सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सीट बेल्ट का प्रयोग। सीट बेल्ट में क्या होता है कि जैसे ही आप तेज़ ब्रेक लगाते हैं तो सीट बेल्ट लॉक हो जाता है और आप आगे की तरफ नहीं जा पाते और आप बच जाएंगे। एयरबैग भी जो खुलता है वो सीट बेल्ट लगाया हुआ होता है, तभी आपके एयरबैग भी खुलेगा। तो ये दो दुर्घटनाएं जो हैं वो आपके कम हो सकती है यदि आप सीट बेल्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये आपके पास गतिशील अवस्था का जड़त्व है। और भी अपन देखें तो आप देखें, यदि आप किसी बस में सफ़र कर रहे हैं तो उस बस की फाटक पे, यदि गवर्नमेंट बसों में आप सफ़र करते हैं तो आप उस फाटक पे देखेंगे उस पर लिखा हुआ होता है आगे की तरफ मुंह करके उतरें। गवर्नमेंट बसों में आपके साफ साफ लिखा हुआ होता है आगे की तरफ मुंह करके उतरें। अब इसका मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है, एक सिंगल सवारी होती है तो बस को पूरी नहीं रोकते हैं, बस को कहते हैं हाँ भाई उतर जा, अब थोड़ी स्लो की और फिर कहते हैं उतर जा। अब वो उतर जाके यदि खड़ा रह जाए पृथ्वी पे तो हाथों हाथ सीधा नीचे गिर जाएगा। तो उस अवस्था में क्या होता है कि उसको कहते हैं आगे की तरफ थोड़ा मुंह करके उतर। सिटी बसों में ये ज़्यादा तौर पे होता है। सिटी बसों में आप देखते हैं सिटी बसों को बहुत ज़्यादा उतावल रहती है, बहुत ज़्यादा वो जल्दबाजी में रहेंगे, तो उस वजह से उसको उतार देते हैं और कहते हैं फटाफट उतर जा आगे मुँह करके। तो आगे मुँह करके उतरने की सलाह इसीलिए दी जाती है कि आप का शरीर जो है वो गतिशील था बस के साथ, आप जैसे ही नीचे उतरोगे स्थिर अवस्था में आएगा तो उसी दिशा में आप गिर सकते हैं। इस वजह से कहते हैं उसी दिशा में थोड़ा सा आप चल लीजिए, तो ये आपके पास गतिशील अवस्था का जड़त्व प्रदर्शित होता है। और भी मैं बात करूं तो आपने जैसे खिलाड़ी को गेंद फेंकते हुए देखा होगा, तो खिलाड़ी गेंद फेंकने के लिए क्या होता है, पीछे से दौड़ता हुआ आता है। अब पीछे से दौड़ते हुए आने के कारण क्या है, तो देखिए हम दौड़ रहे हैं, उसके साथ आपके क्या होती है, बॉल होती है, तो वो गतिशील, साथ में बॉल भी क्या होगी, अब गतिशील अवस्था में आ गई। अब आप जैसे ही फेंकेंगे तो आप उसको अधिक वेग से फेंक पाएंगे। तो जो भी तेज गेंदबाज है, जो फास्ट बॉलर जो होते हैं, वो पीछे से दौड़ते हुए आते हैं और फिर गेंद फेंकते हैं ताकि वो उस गेंद को बहुत तेज फेंक सके। 150 की स्पीड से फेंक सकते हैं, 160 की स्पीड से फेंक सकते हैं। और स्पिनर आपके इतनी तेज नहीं फेंक सकते क्योंकि वो तो खड़े खड़े फेंक रहे हैं उस चीज को। और अपन इसमें बात करें तो जैसे कई लोग जो हैं, ये चीज़ जो आपके पास आ रही है गतिशील अवस्था में, कई फुटबॉल भी जैसे मारते हैं तो उसमें पैर को पीछे की तरफ लेते हैं और फिर फुटबॉल मारते हैं ताकि अधिक वेग से उसको किक दे सकें। तो ये सारी चीज़ें गतिशील अवस्था में आती हैं कि यदि वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में बने रहने का प्रयास करेगी। कब तक प्रयास करेगी? जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता। इस गुण को हम क्या कहते हैं? गतिशील अवस्था का जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिशील अवस्था का जड़त्व। ये चीज़ें रीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, बल से संबंधित आपको एक ऐसा फैक्ट जो है वो जरूर पूछा जाएगा और वो आपको ध्यान रखना है। हर चीज़ को बारीकी से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको ये जड़त्व वगैरह के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप बल को सही ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए मैं आपको ये जड़त्व समझा रहा हूँ। तीसरा पॉइंट आ रहा है हमारे पास, दिशा का जड़त्व। अब दिशा का जड़त्व क्या होता है? तो देखिए, वस्तु जिस दिशा में गतिशील है वह उसी दिशा में बने रहने का प्रयास करेगी। कब तक प्रयास करेगी? जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। जैसे ही उस पर बाह्य बल लगाया दिया जाएगा उसकी दिशा क्या हो सकती है? परिवर्तित हो सकती है। अब इसके मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं। मान लीजिए आप एक डोरी ले लेते हैं और उसको पत्थर से बांध के और हिलाएं। अब आप उसको हिला रहे हैं, अब आप किसी अवस्था में लाके उसको छोड़ दीजिए। मान लीजिए यहाँ लाके छोड़ दिया तो वो यहाँ नहीं गिरेगी, वो ऐसे इसी पथ में बने रहने का प्रयास करेगी। वो उसी स्पर्शज्या पथ में बने रहेगी और उसी पथ में वो गिरेगी।
और अपन इसमें एग्जाम्पल देखें तो जो गाड़ियां या बाइक्स वगैरह जो होती हैं उनमें मड गार्ड देते हैं। क्या देते हैं? मड गार्ड। मड गार्ड आप नाम सुना होगा। जैसे मान लीजिए ये बाइक चल रही है तो इसके ऊपर ये ऐसे कवरिंग दिया जाता है, ये ऐसे कवरिंग देते हैं, ताकि क्या होता है बारिश के समय में, आपने ये नोटिस भी किया होगा कि बारिश के समय में यदि आप किसी बाइक के पीछे चल रहे हैं और वहाँ फुल धूल मिट्टी वगैरह पूरी बहुत ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि वो कीचड़ जो है वो आपके पीछे की तरफ उछलता रहता है। इसलिए ये मड गार्ड दिए जाते हैं ताकि यहाँ से ये जो कीचड़ इस टायर पर चिपका है, वो ये आपके टायर पर पूरा जो कीचड़ चिपका हुआ है वो ऐसे उछलता है, यूँ इस टाइप से आपके क्या होता है स्पर्श ज्या पथ में वो आपके उछलता रहता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, मड गार्ड देते हैं। कुछ बाइकों में मड गार्ड बिल्कुल नहीं आते हैं, जैसे अपाची वगैरह बाइक है उनके मड गार्ड होते हैं, बहुत छोटा मड गार्ड होता है, तो पूरा यूं का यूं आपके कीचड़ वो उछालते रहते हैं। तो वो भी आपकी ये जो कीचड़ उछल रहा है वो भी किस में आ रहा है, दिशा के जड़त्व में। क्यों? क्योंकि पहिया जिस दिशा में गति कर रहा है उसी दिशा में वो कीचड़ जो चिपका हुआ है वो भी उसके साथ साथ बने रहने का प्रयास करता है। तो ये हमारे पास दिशा का जड़त्व। और भी मैं इसका एग्जाम्पल बताऊं तो देखिए, हम उस बस में जा रहे थे जिस बस में उसने अचानक से स्टार्ट करी और गाय भी आई और उसने ब्रेक भी लगाए। अब उसी बस में हम चल रहे थे, बहुत स्पीड से चल रही है बस, मान लीजिए 120-130 की स्पीड से आपके वो बस चल रही है, और आगे एक बोर्ड लिखा हुआ आया, आगे तीव्र मोड़ है कृपया धीरे चलें। क्या लिखा हुआ आया? आगे तीव्र मोड़ है कृपया धीरे चलें। लेकिन उस ड्राइवर को ये दिखाई नहीं दिया। उस ड्राइवर ने अचानक से उस तीव्र मोड़ ले लिया। जैसे ही अचानक से वो तीव्र मोड़ ले लेगा तो क्या होगा, अंदर बैठे हुए यात्री यूं इस टाइप से उनका मूवमेंट हो जाएगा, ऐसे वो दाएं बाएं आपके क्या करेंगे, धक्का अनुभव करेंगे। तो ये जो स्थिति आ रही है ये किस वजह से आ रही है? ये भी दिशा के जड़त्व की वजह से। बस जिस दिशा में गतिशील थी हमारा शरीर भी उसी दिशा में, उसी दिशा के अनुदिश था। अब बस ने तो क्या कर लिया, अचानक से तीव्र मोड़ ले लिया, लेकिन हमारा शरीर उसी दिशा में बने रहने का प्रयास करता है, इस वजह से आपके धक्का अनुभव हो जाता है बाएं दाएं। तो ये आपके पास जो गुण है वो आपके पास क्या होगा, दिशा का जड़त्व। तो जड़त्व हमारे पास टोटल कितने प्रकार के हैं? तो आपके पास हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? तो अपन कहेंगे स्थिर अवस्था का जड़त्व, गतिशील अवस्था का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। ये हमारे पास न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जो आपके कौन सी परिभाषा देता है? तो ये आपके देता है गुणात्मक परिभाषा। कौन सी देता है? गुणात्मक परिभाषा। यदि आपसे कहा भी जाए कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम कौन सी परिभाषा प्रदर्शित करता है, तो अपन कहेंगे वो बल की गुणात्मक परिभाषा को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? बल की गुणात्मक परिभाषा को। सेकंड अपन बात करें तो न्यूटन की गति का आता है सेकंड नियम। अब सेकंड नियम, न्यूटन की गति का सेकंड नियम क्या है? न्यूटन की गति का सेकंड नियम। अब सेकंड नियम क्या होता है उसके बारे में हम बात करें तो देखिए, सेकंड नियम कहता है कि जो वस्तु आपके किसी वेग के साथ गति कर रही है तो उसमें क्या होगा, रेखीय संवेग होगा। अब रेखीय संवेग में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, समय के सापेक्ष रेखीय संवेग में जो परिवर्तन आ रहा है वो किस पर निर्भर कर रहा है? तो वो निर्भर करता है उस पर लगाए गए बल पर। जितना आप उस पर बल लगाएंगे उतना ही वो आपके उस पर निर्भर करेगा। क्या? रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर। देखिए क्या है नियम, तो अपन कहेंगे नियम को कि रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर, किसमें? रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर किस पर निर्भर करती है? तो उस पर आरोपित बल पर निर्भर करती है। उस पर जितना आप बल लगाएंगे उस पर वो निर्भर करेगी। तो आरोपित बल के क्या होती है? समानुपाती होती है। कौन? रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो उस पर लगाए गए बल के क्या होती है? समानुपाती। अब इसमें आप देखें कि हमारे पास रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगी? तो dp/dt, ये स्मॉल p है, समानुपाती है किससे? उस पर लगाए गए बल के, तो F के समानुपाती है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F समानुपाती dp/dt। समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो हमारे पास एक नियतांक आ जाएगा और नियतांक आ गया हमारे पास k dp/dt।
यहाँ पर k का मान जो है वो कितना होता है, तो k का मान होता है 1। अब ये आप कहेंगे 1 कैसे होता है, तो देखिए जो भी नियतांक आते हैं, जितने भी नियतांक हैं, चाहे वो कूलाम नियतांक हो, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक हो, या यहाँ पे ये k का मान हो, ये सारे नियतांक जो हैं जितने प्रयोग किए जाते हैं उससे संबंधित, उन सभी प्रयोगों का औसत मान होता है। क्या होता है, एवरेज वैल्यू होती है। तो यहाँ पे इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आई है 1। तो f बराबर आप क्या लिखेंगे, dp/dt। f बराबर क्या लिखेंगे, dp/dt। अब p क्या होता है, रेखीय संवेग, जो किसके बराबर है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के। भाई p किसके बराबर है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के। तो f बराबर आप क्या लिख पाएंगे, तो f बराबर लिखेंगे d/dt m × v। अब द्रव्यमान क्या रहता है, नियत रहता है। कुछ सिस्टम ऐसे भी हैं जिसमें द्रव्यमान परिवर्तित होता है, लेकिन यहां पर अपन बात करेंगे m क्या रहता है, नियत। तो m नियत होने पर कहाँ लिखेंगे इसको, बाहर। तो f बराबर हमारे पास बाहर आ गया, पीछे रह गया dv/dt। अब dv/dt क्या हो गया, वेग में परिवर्तन की दर, और वेग में परिवर्तन की दर किसको प्रदर्शित करती है, बल को। तो आपके पास वेग में परिवर्तन की जो दर है वो किसको प्रदर्शित करती है, त्वरण को। तो आपके पास f बराबर क्या आ जाएगा, m × a आ जाएगा। सामान्यतः अपन कहें तो बल किसके बराबर आ रहा है, माँ के। तो बलमा, आपने एक गाना भी सुना होगा, बलमा। अब उसमें बलमा में है, इसकी परिभाषा दे रहा वो, बल बराबर माँ। तो f बराबर क्या हो गया, m × a। तो f बराबर आपके पास आ जाएगा m × a। द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल क्या होता है, बल होता है। क्लियर है। तो ये हमारे पास कौन सी परिभाषा आ रही है, तो ये हमारे पास इसकी आ रही है गणनात्मक परिभाषा। कौन सी आ रही है, गणनात्मक परिभाषा। गणनात्मक परिभाषा कौन दे रहा है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम दे रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ले लिया। तो देखिए आपके पास ये हमारे पास f बराबर आ गया ma। अब अपन आगे इसको डिस्कस करते हैं। f बराबर m × a। क्या बनी परिभाषा, द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ये हमारे पास अब परिभाषा आ रही है। अब अपन बल की व्याख्या कर लेते हैं कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं, m × a। अब इसके क्या मात्रक हैं, क्या इसकी आपके पास किस किस प्रकार के मात्रक आएंगे, उन सब के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब बात करते हैं अपन मात्रक की। देखिए मात्रक से संबंधित कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। अब इनटू में क्या है, त्वरण। देखिए कभी भी इनटू प्रदर्शित करने के लिए मात्रकों के बीच में क्या लगाया जाता है, डैश लगाया जाता है। कभी भी इनटू का साइन आप यूज नहीं करेंगे। तो किलोग्राम डैश, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर। और सेकेंड स्क्वायर, बटे में सेकेंड स्क्वायर लिखने की बजाय आप इसको इनटू में लिख के सेकेंड की घात -2 लिख सकते हैं। देखिए ये ऐसे लिख सकता था मैं, किलोग्राम × मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकता था। लेकिन वास्तविक तौर पर यदि उसको आप देखोगे तो किलोग्राम डैश मीटर डैश सेकेंड की घात -2। भाई ये तो गुणा को प्रदर्शित कर रहा है, और बटे में जब भी आता है तो उसको अपन ऊपर लिखते हैं, हमेशा उसकी घात माइनस में 100 करेंगे। तो ये हमारे पास एक्चुअल लिखने का तरीका ये है, ये अपन साधारण तौर पे लिखते रहते हैं। ऐसा ही मात्रक की बात करते हैं। अब ऐसा ही मात्रक आपको पता ही है कि बल किस वैज्ञानिक ने इसको आपके दिया है। तो जिस वैज्ञानिक ने कोई भी राशि के बारे में यदि आपके कोई प्रयोग वगैरह कर रखे हैं और उस प्रयोग में उसको सफलता मिली है, तो उसके सम्मान में ही आपके हमेशा ऐसा ही मात्रक रखा जाता है। ऐसा ही मात्रक इसका क्या होगा, तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। क्यों, क्योंकि न्यूटन ने ही इसके बारे में आपके पूरा अध्ययन किया है और इसके बारे में जानकारी हमें दी है।
और अपन आगे बात करें तो इसके CGS मात्रक की बात करते हैं। CGS मात्रक क्या होगा इसका? तो CGS मात्रक हमारे पास होता है इसका डाइन। क्या होता है? डाइन। और FPS मात्रक की बात करें तो FPS मात्रक होता है हमारे पास पाउंडल। क्या होता है? पाउंडल। पाउंडल। ये हमारे पास इसके मात्रक आ रहे हैं। ऐसा ही मात्रक न्यूटन हो गया, CGS मात्रक डाइन हो गया और FPS मात्रक क्या हो गया? पाउंडल हो गया। अब यदि अपन बात करें इसके गुरुत्वीय मात्रकों की, कौन से मात्रकों की? गुरुत्वीय मात्रक। गुरुत्वीय मात्रकों की बात करें, देखिए ये जो मात्रक हैं इन मात्रकों को कहा जाता है निरपेक्ष मात्रक। क्या कहा जाता है? निरपेक्ष मात्रक। इनको आप न्यूटन, डाइन और ये पाउंडल जो हैं वो क्या कहलाते हैं? निरपेक्ष मात्रक कहलाते हैं। और इसके गुरुत्वीय मात्रक क्या हो सकते हैं? तो एक होता है हमारे पास किलोग्राम भार। क्या होता है? किलोग्राम भार। केजी वेट ऐसे लिखा हुआ होता है आपके पास किलोग्राम भार। अब ये हमारे पास जैसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है 1 किलोग्राम भार किसके बराबर है? तो 1 किलोग्राम इंटू वेट किसके बराबर? ये कब आता है? देखो हमारे पास F बराबर हमने क्या लिखा? ma। क्या लिखा? ma। गुरुत्वीय मात्रक कब आता है? जब आप A को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ? G के साथ। यदि त्वरण जो है वो आपके गुरुत्वीय त्वरण हो, क्या हो? गुरुत्वीय त्वरण, तो F बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? mg बन जाएगा। क्या बन जाएगा? mg। तो इस स्थिति में हमारे पास जो मात्रक आएगा वो कौन सा आएगा? गुरुत्वीय मात्रक। और गुरुत्वीय मात्रक हमारे पास होता है किलोग्राम भार, केजी वेट। अब केजी वेट की बात करें, अब 1 किलोग्राम और इनटू वेट, जी का मान कितना होता है? 9.8। तो ये 9.8 न्यूटन के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? 9.8 न्यूटन के। यदि आपको कहा जाए 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होता है, तो देखो 1 किलोग्राम इंटू वेट, अब यहाँ पे क्या आ गया? जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? न्यूटन। तो ये मान कितना हो जाएगा? 9.8 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9.8 न्यूटन। और इसका दूसरा मात्रक क्या होता है? तो हमारे पास होता है ग्राम इंटू भार। क्या होता है? ग्राम इंटू भार। ग्राम इंटू वेट। ग्राम इंटू वेट। अब ग्राम इंटू वेट जो है वो क्या होगा, तो इसके बारे में देखें, जानकारी लेते हैं। तो 1 ग्राम वेट जो है वो किसके बराबर होगा? तो अब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं CGS में। भाई ग्राम इंटू वेट अब CGS में, तो 1 ग्राम इंटू, अब आपके पास एक जो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है वो CGS में मान कितना होता है इसका? तो 980 होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 980 डाइन के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? 980 डाइन के बराबर। तो 1 ग्राम इंटू वेट का मान कितना होता है? तो आपके होता है 980 डाइन के बराबर। और 1 किलोग्राम इंटू वेट का मान कितना होता है? तो वो होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। अब आप देखिए, यदि हम इसमें बात करें न्यूटन और डाइन में कितना संबंध होता है, तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? तो आपके होते हैं 10⁵ डाइन। देखो आपने डाइन का नाम आ रहा है, तो डाइन तो नाम सुना ही होगा। नाम सुना है डाइन? डाइन आपको पता ही है क्या होती है? भूत प्रेत जो होते हैं उनमें अपन डाइनों को भी पढ़ते हैं। मान लीजिए न्यूटन एक भूत है और डाइन तो डाइन ही है। तो अब भूत बड़ा हुआ है या डाइन बड़ी हुई, तो आप यहाँ देख लीजिए भूत जो है वो लगभग 1 लाख डाइनों के बराबर है। 10⁵5 डाइन का मतलब 1 लाख डाइनों के बराबर। मतलब डाइन लगना ईजी है, भूत लगना भारी है। भूत नहीं लगना चाहिए। तो कहने का मतलब हमारे पास 1 न्यूटन में, ये बात कर रहे हैं, बाकी 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? तो हमारे पास होते हैं 10⁵5 डाइन। तो ये हमारे पास इसके मात्रक हैं, किसके? बल के। तो आप इसको एक बार लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया? चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो बल है, ये हमने बात की बल के किसकी? मात्रकों की। अब ये जो बल है इसकी विमा क्या होगी? देखिए विमीय सूत्र जो होता है वो कैसे लिखते हैं, तो पहले तो आप इसका वो देख लीजिए, किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड की घात -2। ये इसका
आपके क्या है, मात्रक हैं। अब इसकी विमा लिखते हैं। तो देखिए किलोग्राम को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, मास से, तो m। अब किलोग्राम की घात कितनी है, 1, तो m1। मीटर की घात कितनी है, 1, तो l1। और टाइम की घात कितनी है, -2, तो t की घात -2। तो विमा क्या हो जाएगी, m1 l1 t -2। तो जो बल की विमा है या बल का विमीय सूत्र जो है वो होता है m1 l1 t -2। किस प्रकार की राशि का उदाहरण है, तो किस प्रकार की राशि है, तो अपन कहेंगे सदिश राशि है। अब देखें सदिश क्या होती हैं, आपको ये राशि भी आपको ध्यान होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ राशि जो है वो कितने प्रकार की होती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो राशि हमारे पास 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। फर्स्ट हमारे पास होती है अदिश राशि। क्या होती है, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी जिसको कहते हैं। एक होती है हमारे पास सदिश राशि, और तीसरी होती है हमारे पास प्रदिश राशि। 3 प्रकार की हमारे पास क्वांटिटी होती है, एक स्केलर है, एक वेक्टर है और एक टेंसर क्वांटिटी है। अदिश राशि है, सदिश राशि है और प्रदिश राशि है। अब देखिए अदिश राशि क्या होती है। जब अदिश राशि की बात करें कि अदिश राशि किसे कहते हैं, तो अपन कहेंगे वह राशि जिसे व्यक्त करने के लिए क्या चाहिए, परिमाण चाहिए और केवल मात्रक चाहिए, बस। जैसे मैंने कहा कि आपने शक्कर कितनी लाई, तो आपने कहा 5 किलोग्राम लेके आए, तो 5 क्या है, परिमाण, और किलोग्राम क्या है, उसका मात्रक। तो जिसे व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण और मात्रक की आवश्यकता है वो कहलाती है अदिश राशि। जैसे हमारे पास द्रव्यमान हो गया, लंबाई होगी, समय हो गया, ये सारे आपके अदिश राशियों के उदाहरण होते हैं। सदिश राशि की बात करें तो इसमें आपके देखिए परिमाण तो हो गई, उसके साथ साथ मात्रक भी होगा और उसके साथ साथ दिशा भी होगी। 3 चीजों की आवश्यकता होगी, परिमाण, मात्रक और दिशा। यदि तीनों की आवश्यकता है तो वो आपके क्या कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, सदिश राशि, जिसमें हमें परिमाण भी चाहिए, मात्रक भी चाहिए, वेग अपने दिशा भी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, रेखीय संवेग हो गया, आवेग हो गया, ये सारी राशियां हमारे पास कैसी हैं, तो हमारे पास होगी सदिश राशि। तो बल भी कैसी राशि है, सदिश राशि। एक राशि और एक कैटेगरी और आ रही है, वो है हमारे पास प्रदिश राशि। प्रदिश राशि क्या होती है, तो प्रदिश राशि वे राशि है जिसमें आप देख रहे हैं कि जो परिमाण है और दिशा है, इन दोनों में परिवर्तन चलता रहता है। आप अलग अलग दिशाओं में यदि मान देखोगे तो अलग अलग हमें प्राप्त होगा। भाई इसमें तो क्या होता है, एक दिशा कांस्टेंट चलती रहती है, उसका मान भी उसके साथ साथ कांस्टेंट चलता रहता है, वो तो हो गई सदिश। लेकिन यदि अलग अलग दिशाओं में हमारे पास अलग अलग मान प्राप्त हो रहा है, अलग अलग अक्षों के लिए यदि मान अलग अलग प्राप्त हो रहा है, तो वो आपके क्या कहलाती है, प्रदिश। जैसे आपने नाम सुना होगा जड़त्व आघूर्ण का, जड़त्व आघूर्ण। देखिए जड़त्व अलग चीज है, जड़त्व एक गुण है, जबकि जड़त्व आघूर्ण एक राशि है। तो जड़त्व आघूर्ण का आपने नाम सुना होगा, घूर्णन गतिकी में, जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान और दूरी के वर्ग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा किसी वलय के लिए, और उस वलय में भी तल के सापेक्ष अलग होता है, व्यास के सापेक्ष अलग होता है। तो अलग अलग अक्षों के लिए, अलग अलग दिशाओं के लिए उनके मान जो है भिन्न भिन्न प्राप्त हो, तो उस राशि को हम कहते हैं प्रदिश राशि। और हमारे पास और कौन सी राशि होती है, तो जैसे घूर्णन त्रिज्या, तो ये भी कैसी राशि है, प्रदिश राशि है। रेडियस ऑफ जाइरेशन या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दोनों हमारे पास किस प्रकार की राशि होती है, प्रदिश राशि होती है। तो बल किस प्रकार की राशि है, तो बल यदि आपसे पूछा जाए तो अपन कहेंगे बल एक सदिश राशि का उदाहरण होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जैसे एक सिंपल सा मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूं। क्या है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, कितना है, 5 किलोग्राम है, तथा 10 सेकेंड में वेग में परिवर्तन, 10 सेकेंड में वेग में परिवर्तन 30 मीटर प्रति सेकेंड का होता है, तो बल ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास एक प्रश्न आया, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, और भी अपन जब इसकी प्रश्नोत्तरी करेंगे उसमें आपको सारे प्रश्न इसके मैं करवा दूंगा।
तो हमारे पास जैसे आ गया, क्या आया कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 5 किलोग्राम। कभी भी प्रश्न सॉल्व करने के लिए जो दी हुई राशि है उनको लिख लीजिए ताकि प्रश्न बहुत इजी हो जाता है। फिर हमें क्या कहा 10 सेकेंड में t बराबर कितना है 10 सेकेंड में वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, तो आपके हो रहा है 30 मीटर प्रति सेकेंड का हो रहा है। अब आपने सूत्र क्या पढ़ा, बल F बराबर क्या होता है m इंटू ए। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, आपके बल कहलाता है। सॉरी, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है, बल कहलाता है। अब त्वरण क्या होता है, तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन। तो वेग बटा समय लिख सकते हैं इसको, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो त्वरण ए बराबर आपके पास होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। तो आप रखिए, तो एम एफ बराबर एम का मान कितना है 5। अब वेग में परिवर्तन कितना होता है 30 बटे समय कितना है 10। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 इंटू 3 कितना आ गया 15 न्यूटन। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट खींच लो इसका। क्लियर है, लिख लिया आपने। चलिए, तो ये हमारे पास बल का इंट्रोडक्शन है। क्या है, बल का इंट्रोडक्शन, कि बल क्या होता है। तो देखिए उसके बारे में अपन एक बार वापस थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या कहा कि बल क्या है, तो अपन ने कहा किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। दूसरी परिभाषा में अपन ने कहा वह कारक जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर दें, स्थिर को गतिशील बना दें या गतिशील को स्थिर बना दें, उसको हम क्या कहते हैं, बल। तीसरी परिभाषा हमने देखी, वह कारक जो किसी वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर दें। किसको परिवर्तित कर दें, दिशा को। यदि दिशा को परिवर्तित कर रहा है तो वो भी आपके क्या है, बल। चौथी परिभाषा में हमने देखा वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। पांचवी परिभाषा में हमने देखा वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तो बल कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो आगे हमारे पास आ गया कि बल की दो परिभाषाएं दी जाती है, एक दी जाती है गुणात्मक परिभाषा और एक दी जाती है गणनात्मक परिभाषा। गुणात्मक परिभाषा कौन देता है, तो गुणात्मक परिभाषा देता है न्यूटन की गति का पहला नियम। और गणनात्मक परिभाषा कौन देता है, तो गणनात्मक परिभाषा देता है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। पहले नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं और दूसरे नियम को हम रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। फिर अपन बात करें तो न्यूटन जो है, जिसका पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन था, उसने 3 नियम दिए हैं। किसमें दिए हैं, प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका करके एक बुक है उसमें दिए हैं। पहले नियम को जड़त्व का नियम, दूसरे नियम को रेखीय संवेग संरक्षण का नियम और तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। गति के नियम अलग चीज है और गति के समीकरण अलग चीज है। इस बारे में आपके पहले से दिमाग क्लियर हो जाना चाहिए। नियम अलग है, समीकरण अलग है। समीकरण 3 कौन कौन से हैं वो भी मैंने आपके इसमें स्क्रीन में दे दिए हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक आता है जड़त्व। जड़त्व किसे कहते हैं, तो देखिए जड़त्व होता है वस्तुओं का कौन सा गुण है, अंतर्निहित गुण है, राशि नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, ये कोई राशि नहीं है। यदि आपको कहा जाए जड़त्व क्या भौतिक राशि है, तो नहीं है। जड़त्व सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक अंतर्निहित गुण है जो किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। क्या है वो गुण, अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना। अवस्था में परिवर्तन का विरोध, स्थिर अवस्था में स्थिर अवस्था में बने रहने का प्रयास करना, गतिशील में तो वो गतिशील में बने रहने का प्रयास करना। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, स्थिर अवस्था का जड़त्व, गतिशील अवस्था का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो भी आपके जड़त्व का ही नियम कहलाता है कि वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में बने रहने का प्रयास करती है जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। अब यहाँ पे हमने तीनों डिस्कस किए, स्थिर अवस्था का जड़त्व, गतिशील अवस्था का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। आगे बात करते हैं तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है, तो संवेग में परिवर्तन की दर किस पर निर्भर करती है, तो आरोपित बल के क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। dp/dt जो है वो समानुपाती हैं किसके, f के। और या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं f समानुपाती है dp/dt के। नियतांक लगाएंगे k का मान कितना आएगा 1, तो f बराबर आपके पास क्या आ जाएगा dp/dt। p क्या है, m इंटू v, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है आपके संवेग। यदि द्रव्यमान नियत की अवस्था रह जाए तो आपके m बाहर आ जाएगा, तो dv/dt क्या होता है a, तो f बराबर क्या आ जाएगा m इंटू a आ जाएगा। बलमा याद रखना है, अपने आप याद हो जाएगा फॉर्मूला। अगले में अपन बात करें तो इसके मात्रकों की, तो मात्रक क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन
CGS मात्रक होता है डाइन और FPS मात्रक होता है पाउंडल। इन मात्रकों को कहते हैं निरपेक्ष मात्रक। क्या कहते हैं? निरपेक्ष मात्रक। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? तो 10 की घात 5 डाइन होते हैं। गुरुत्वीय मात्रकों की बात करें तो गुरुत्वीय मात्रक कब आएगा? यदि आप इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण से क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर लें तो आपके पास ये गुरुत्वीय मात्रकों में पूछे जाएंगे। और गुरुत्वीय मात्रक होते हैं किलोग्राम इंटू भार या केजी इंटू वेट। 1 केजी इंटू वेट कितना होता है? तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। और इसी में CGS की बात करें तो ग्राम इंटू वेट या आपके पास ग्राम इंटू भार वो होता है 980 डाइन के बराबर होता है। आगे चलते हैं तो हमारे पास बल की विमा होती है M1 L1 T-2। कैसी राशि हैं? सदिश राशि हैं। राशियां 3 प्रकार की होती हैं, अदिश, सदिश और प्रदिश। क्या होते हैं? परिमाण और मात्रक की आवश्यकता है वो कहलाती है अदिश। परिमाण, मात्रक और दिशा की आवश्यकता है वो कहलाती है सदिश। और ऐसी राशियां जिनमें आपके परिमाण जो है वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होने लग जाएं तो वो कहलाएगी प्रदिश। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ये एक एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है? अब ये तो थी हमारे पास बल की व्याख्या। अब अपन बात करते हैं बल के प्रकार। किसकी बात करते हैं? बल के प्रकारों की, कि बल जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बल के प्रकारों की व्याख्या करें तो देखिए हमारा जो रीट का सिलेबस है वो तो कहता है संपर्कता के आधार पर बलों का वर्गीकरण हमें करना है। संपर्कता के आधार पर हमने बलों का वर्गीकरण किया था। एक हमारे पास था संपर्क बल और एक है हमारे पास असंपर्क बल। लेकिन यदि प्रकृति में मूल बलों की बात की जाए तो प्रकृति में हमारे पास मूल बल कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। प्रकृति में मूल बलों की यदि अपन बात करें तो प्रकृति में मूल बल कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। एक हमारे पास होता है दुर्बल नाभिकीय बल या दुर्बल बल भी इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दुर्बल बल। एक हमारे पास होता है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल। और एक आपके पास आता है प्रबल नाभिकीय बल। ये 4 प्रकार के मूल बल होते हैं। यदि आपको पूछा जाए कि प्रकृति में मूल बल कितने होते हैं तो प्रकृति में 4 मूल बल होते हैं। कितने बल होते हैं? 4 मूल बल पाए जाते हैं। प्रकृति में मूल बलों की संख्या कितनी है? तो 4 है। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। अब ये चीज़ जो है देखिए रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आपके बल के प्रकार हैं वो 2 हैं। वो दिए हुए हैं संपर्कता के आधार पर, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल में हमारे पास 2 दिए गए हैं, एक पेशीय बल दे रखा है और एक हमारे पास दे रखा है घर्षण बल। और असंपर्क बल में हमारे पास 3 दिए हुए हैं, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल। ये 3 दिए हुए हैं। तो 3 और 2 टोटल कितने हो गए? 5 बल हमें पढ़ने हैं। किसमें? आपके रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो एक एक बल को बहुत अच्छे से पढ़ते जाएंगे और उनमें आपके फैक्ट्स और न्यूमेरिकल दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। दोनों चीज़ें यदि आपको आ गई तो आप ये समझ लीजिए बल से संबंधित आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। आप बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आप इसको फेयर काम करते जाइए और पूरी जितनी ही आपकी क्लासें होगी उसको आप नोट करते जाइए। आपके बिल्कुल एक भी सवाल जो है वो फिजिक्स से गलत नहीं होगा। क्लियर है बेटा? चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, थैंक यू सभी को।